नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। फाइनेंसर से तंग आकर नहर में कूद आत्महत्या करने के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए जोड़किया के ग्रामीणों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय के नर्सिंग स्टाफ पर बच्चा बनाने का आरोप, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरणों की सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर यात्री संघ ने स्टेशन मास्टर को सौंपा ज्ञापन। एसएफआई ने टाउन स्थित जनशक्ति भवन में मनाया 53वां स्थापना दिवस। और अब समाचार विस्तार से। फाइनेंसर से तंग आकर नहर में कूद आत्महत्या करने के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए गांव जोड़किया निवासी मृतक युवक के परिजनों ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फाइनेंसर से तंग आकर नहर में कूद आत्महत्या करने के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए गांव जोड़किया निवासी मृतक युवक के परिजन इंसाफ दिलाने की गुहार लेकर आज जिला कलेक्टर की चौखट पर पहुंचे। परिजनों में अधिकांश महिलाएं शामिल थी। उन्होंने पुलिस पर करीब 2 माह से अधिक पुराने मामले में अनावश्यक देरी करने व सुसाइड नोट में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप लगाया। ग्रामीण युवती सुनीता ने बताया कि 20 अक्टूबर को उसके मामा इंदर सैन उर्फ बबलू ने 2 पेज का सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। जब गांव के लोग नहर किनारे पहुंचे तो सुसाइड नोट में जिस व्यक्ति और महिला का नाम था वह दोनों जने पहले से ही वहां मौजूद थे। 3 दिन बाद उसके मामा का शव मिला। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया, लेकिन उसके बाद 2.5 माह बीत चुके हैं, कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई। मृतक की भांजी सुनीता ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि दोषियों को सजा मिलेगी या नहीं। वे कई बार पुलिस अधिकारियों से मिल चुके हैं। पुलिस कभी हैंडराइटिंग तो कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने का बहाना कर मामले में अनावश्यक देरी कर रही है। आरोपी पक्ष के लोग राजीनामा करने के लिए दबाव बनाने उनके घर आकर परेशान कर रहे हैं। उनकी मांग है कि पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच कर गुनाहगारों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करे ताकि आत्महत्या करने के कारण सामने आ सकें। उन्होंने कहा कि अगर उसके मामा को इंसाफ नहीं मिला तो पूरा परिवार जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठने को मजबूर होगा। नोट लिखा था, उसमें सावित्री और विक्रम यादव के दोनों के नाम थे। फिर भी वो गुनहगार है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? फिर भी वो लोग राजीनामा के आस लेकर हमारे घर पर आते हैं, परेशान करते हैं। अगर कल को कुछ राजीनामे वाले को कुछ हो गया, उनके घर वालों ने उस पर हत्याकार कर दिया तो फिर क्या होगा? उसकी जिम्मेवार पुलिस ही होगी। हम उनसे और क्या उम्मीद रख सकते हैं? 75 दिन तो हो गए आज हमें उनके चक्कर काटते हुए, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कार्रवाई नहीं हो तो हम यहीं धरना लगाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी सुनाई नहीं होगी और मेरे भाई अंदर से को न्याय नहीं मिलेगा। मेरे बेटे नीज का निर्दोष था भी नहीं, उसने मेरे बेटे को जेल में डाल के मार के, तो फिर मैं पूछ भी चाहती हूँ क्या सुसाइड नोट डाल के सुसाइड कर लिया। ठीक है, गांव वाले जब नोट देख के मौके पर नहर पर पहुंचे तो उस टाइम गांव के जिनका नाम था सुसाइड नोट में वो दोनों नहर की पुली पर पहले से मौजूद थे। तो जब उनकी 3 दिनों बाद उनकी बॉडी मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बार उसको नोट को देखते हुए उस विक्रम यादव को एक बार गिरफ्तार कर लिया। एक आगे अब 2.5 महीने बीत चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम किससे उम्मीद करें कि अब आगे क्या होगा, उनको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी? हम चाहते हैं कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे। इससे पहले विज्ञापन दे चुके हैं और रोजाना पुलिस के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कोई कार्रवाई है। वो कह रहे रिपोर्ट नहीं आ रही, हैंडराइटिंग वाली नहीं आ रही, कभी पोस्टमार्टम वाली नहीं आ रही। तो आप हमें बताएं कि कब तक कार्रवाई होगी। हाँ जी, आज हम कलेक्टर से मिलने आए हैं, पर कलेक्टर साहब आज यहाँ पे आए हैं। इसमें हम चाहते हैं कि जो गुनहगार हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी हो या उनकी रिमांड हो, कुछ भी हो, हमें सच सामने लाना है। जो सच है वो हमें पता चलना चाहिए कि उस रात हुआ क्या था। आगे देखते हैं, अभी तो वो कह रहे हैं धरना प्रदर्शन होगा, तो क्या हो सकता है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती एक नवजात बच्चे की मौत होने पर शुक्रवार को परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय की नर्सरी में भर्ती एक नवजात बच्चे की मौत होने पर शुक्रवार को परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हंगामा कर रहे परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया कि अस्पताल स्टाफ नर्सरी में भर्ती किसी अन्य बच्चे को उनका बच्चा बता उसकी देखभाल करवाता रहा, लेकिन शुक्रवार सुबह उनके बच्चे को मृत बता कोई और बच्चा उन्हें थमा दिया गया। परिजनों ने डीएनए जाँच करवाने की मांग करते हुए इसकी शिकायत अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से की। मीडिया से बात करते हुए गौतम शर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 8 बजे तबियत खराब होने पर उसने अपनी गर्भवती पत्नी को राजकीय जिला
चिकित्सालय में भर्ती करवाया। दोपहर करीब 1:40 पर नॉर्मल डिलीवरी होने पर पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। जन्म के समय बच्चे के मुंह में पानी चला गया। इसके चलते अस्पताल स्टाफ ने बच्चे को नर्सरी में भर्ती कर लिया। कुछ समय बाद उसे बच्चे का डायपर बदलने के लिए बुलाया गया। उसने 3-4 बार अस्पताल स्टाफ के साथ नर्सरी में जाकर बच्चे के डायपर बदले व देखभाल की, लेकिन शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे अस्पताल स्टाफ ने फोन पर बुलाया और जानकारी दी कि उसके बच्चे की मौत हो गई है। लेकिन जब वह नर्सरी में गया तो वहाँ पता चला कि अस्पताल स्टाफ के बताए अनुसार जिस बच्चे के उसने 3-4 बार डायपर बदले थे वह सही हालत में भर्ती था, जबकि जिस बच्चे की मौत हुई वह कोई और था। अस्पताल स्टाफ की ओर से मृत बच्चे को उसका बच्चा बताया गया। उसने कहा कि अगर अस्पताल स्टाफ उसे पहले ही यह बता देता कि उसके बच्चे की हालत खराब है तो वह उसे किसी अन्य अस्पताल में ले जाकर इलाज करवा देता। अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के कारण बच्चे की जान चली गई। साथ ही कहा कि मृत बच्चा उनका है या नहीं इसका पता लगाने के लिए डीएनए जांच करवाई जाएगी। उन्होंने आशंका जताई कि अस्पताल स्टाफ की ओर से रुपए लेकर उनका बच्चा बदला गया। स्वस्थ बच्चे की जगह किसी और मृत बच्चे को उन्हें पकड़ा दिया गया। उन्होंने इसमें अस्पताल स्टाफ की मिलीभगती होने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ ईएमओ डॉक्टर मुकेश पोटलिया का इस प्रकरण पर कहना था कि बच्चा बदलने की शिकायत उन्हें प्राप्त नहीं हुई। बाकायदा नर्सरी में भर्ती बच्चे के टैग लगाए जाते हैं ताकि ऐसी स्थिति पैदा न हो। स्टाफ पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसकी जांच करवाने के लिए जांच कमेटी गठित की जा रही है। जांच में स्टाफ की लापरवाही यदि सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं कल सुबह 8 बजे आया अपनी वाइफ को लेकर राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय इसमें, ठीक है। तो उसकी डिलीवरी हुई 1:30 बजे, बच्चा दवा। उसके बाद बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आईसीयू में भर्ती कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं जब अंदर देखने गया तो मेरे को दूसरे बच्चे का दिखाया गया। उसके डायपर वगैरह चेंज करवाए गए सारे, ठीक है। 3-4 बार गया मैं, दोपहर से लेकर रात तक मैं उसके दूसरे बच्चे करता रहा, ठीक है। फिर इन्होंने सुबह मेरे को फ़ोन किया, सुबह मेरे को दिखाया कि बच्चा आपका एक्सपायर हो गया, ठीक है। पर वो बच्चा नहीं था जो मैंने जिसके चेंज करता रहा मैं डायपर। इन्होंने बच्चा किया चेंज। इनकी लापरवाही है एक तो, ठीक है। लापरवाही के कारण मेरा बच्चा खत्म हो गया। मेरे को दूसरा बच्चा बताते रहिए। तो जिसके डायपर बदलते रहे वो अभी तक वो बच्चा जिंदा है। वो जिसका पूरे रात का ये डायपर बदल रहा है वो अभी तक जिंदा है वो बच्चा। और जो रो रहा था पूरी रात, जिसकी देख रेख नहीं हुई, वो बच्चा हमें कह रहे हैं कि वो आपका बच्चा था सुबह जो गुजर गया। वो जो रात को या तो आपको बताना चाहिए कि आपका बच्चा है, अपने हम कोई और कहीं लेके जाते। और वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ काम वाली रात वही लेडीज थी। यहाँ कोई नर्सें नहीं थी। यहाँ पे सब यहाँ मोबाइल खेलते हैं और हमें परेशान है। अगर आप बता देते तो हम अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते। बैठी कोई मर्जी करते। और हर अब अंदर जो लेडीज है वो हर लेडीज झूठ बोल रही है। जिम्मेवारी तो नर्स की बना बच्चों बताने की, ठीक है। साफ सफाई वाली कोई जिम्मेवारी कोई बना। साफ सफाई वाली क्यों छोड़ रखी है अंदर, ठीक है। रात के टाइम क्या साफ सफाई हो गए, पूर्ण साफ सफाई करा बच्चा लेटरिन में साफ करो, साफ सफाई क्या मतलब छोटे को नर्स की जिम्मेवारी है। राजकीय चिकित्सालय में मेरे को ये बताओ भी, आप गैलरी में कैमरे लगा रखे हैं, ये देखो आप दिखाओ आप इनको कैमरे दिखाओ। ये गैलरी में कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन जहाँ बच्चों की केयर हो रही है, ठीक है, वहाँ कोई कैमरा नहीं है। ये मतलब समझ आती है क्या बात? ये मतलब ये धांधलगिरी है। ये करते यही काम करते होंगे। हमें पूरा यही है कि भी इन्होंने ले दे के कुछ किया होगा, ठीक है। हमारे बच्चे के साथ अगर हमें रात को बता देते, अगर कोई पेशेंट मान लो ज्यादा सीरियस होता तो उसको ये रेफर नहीं करते क्या? तो हमें क्यों नहीं बताया गया? हमें बताते, जवाब दे देते। फोन करते रात को भी तुम्हारा बच्चा सही नहीं है, हम जहाँ मर्जी हम कहीं भी लेके जाते उसको। क्यों हमारे बच्चे को ऐसे पड़ा रहा रात में, सवेरे कह दिया वो तो खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो गया? हमारा बच्चा हमें दो, हमें नहीं चाहिए वो बच्चा, ठीक है ना। हमें पूरा भरोसा है हमारा बच्चा जिंदा है। गैलरी में कैमरे लगा सारे बेईमानी करी है इन्होंने। नाच होता है क्या? जान लगाने चाहिए, वहाँ तो कैमरे है नहीं। मुझे बच्चा चाहिए हमारा। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरणों की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच करो। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरणों की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए राजस्थान सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान सरकार ने बीते 4 वर्षों में सरकारी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से बेरोजगार युवाओं पर दोहरी मार पड़ रही है। एक बेरोजगार युवा सरकारी भर्ती के इंतजार के बाद हजारों रुपए खर्च कर तैयारी करता है, वह परीक्षा वाले दिन या अगले दिन पेपर लीक होने की खबर से
भयानक रूप से आहत हो जाता है। इन सब के बीच वह कहीं न कहीं आत्महत्या या अन्य कोई गलत मार्ग पर चलने लगता है। उन्होंने पेपर लीक प्रकरण की गहनता के साथ सीबीआई से जांच करवाने की घोषणा कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाकर बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने की मांग की। इस मौके पर सुरेंद्र कुमार, मोहित कुमार, दूनी राम, सुभाष गोदारा सहित आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो पेपर लीक हुए हैं, 4 साल के अंदर 8 बार पेपर लीक हो गए। जो गरीब विद्यार्थी हैं वो बड़ी मुश्किल से पैसा इधर उधर से इकट्ठा कर और जब एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर बीच में ही ये हो जाता है कि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक होने के सबसे बड़े कारण कांग्रेस का फेल होना, और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी विपक्ष के अंदर है, वो भी फेल हो गई है। और लोग इसके पेंशन लगा देंगे। अब की बार आम जनता पेंशन लगाने के लिए तैयार है और हम यही ज्ञापन देने जिला कलेक्टर महोदय को आए हैं कि इसकी जांच सीबीआई से हो और इसका बिल्कुल निस्सारण रूप से इसका समाधान किया जाए। बीते दिनों जो ये 24 तारीख को सेकंड ग्रेड भर्ती का पेपर लीक हुआ है, इसी मामले को लेकर आज हमारे प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी के आदेशानुसार आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंप दिए सर। इसमें हमारी ये मुख्य मांग ये है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं आए दिन, ये इनकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए ताकि पता लग सके कि भाई कौन कौन मंत्रियों के भतीजे और भांजे पेपर लीक करवाने में इसमें शामिल है। इसके लिए सीबीआई जाँच होनी चाहिए सर। पेपर लीक होते हैं, जो भी ये बड़ी घटनाएं होती हैं, इनकी इधर उधर जाँच छोटी मोटी बिठा के करके रफा दफा कर देते हैं मामले को। तो हमारी विशेष मांग है कि सीबीआई जांच हो ताकि इसको गहराई तक जांच के अपने पता लगे कि भी हो क्या रहा है मामला, ये हो कहाँ रहा है। असल में ये सर सरकारों के मंत्री, इनके भतीजे भांजे ये सब काम करवाते हैं। इसके लिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके लिए आज हमारे आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ की यूथ विंग और पूरी आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। कोई भी है, चलो कोई भी कोचिंग सेंटर है, ये शिक्षा मंत्री और इनके जो बेटे भतीजों को ही है सर, कोचिंग सेंटर भी है। वहाँ से मतलब वो पूरे प्रदेश का एक हेड ऑफिस बने हुए हैं पेपर लीक करवाने में और इन मामलों में। नाम तो मैं नहीं लूँगा संस्था का। तो अगर सीबीआई जांच होती है तो फिर चांस है कि इन सब का नाम आने की, असल में वजह पता लगने की पेपर लीक हो कहाँ से, इसका मास्टरमाइंड कौन है। जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर यात्री संघ ने आज स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन स्थित मुख्य रेलवे स्टेशन पर असुविधाएं दूर करने की मांग को लेकर यात्री संघ ने स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि प्लेटफार्म नंबर 1 का शेड नीचे है एवं पंखे भी नहीं है, इस शेड को ऊपर उठाया जाए। इसी प्रकार प्लेटफार्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफार्म नंबर 3 पर जाने आने के लिए लिफ्ट व एक्सीलेटर की व्यवस्था की जाए, जिससे सीनियर सिटीजन व मोटापे के शिकार भारी भरकम यात्री उनको आने जाने में सुविधा हो सके। ज्ञापन में सेकंड विंडो एंट्री पर प्लेटफार्म बनाने की मांग करते हुए कहा गया है कि इससे प्लेटफार्म को उपयोग में लिया जा सकेगा एवं पुल को गांधीनगर की तरफ उतारा जा सकेगा। ज्ञापन के अनुसार प्लेटफार्म नंबर 4 व 5 को, जो कि अर्धनिर्मित है, उसे तुरंत बनाया जाए, जिससे वॉशिंग लाइन पर गाड़ियों का आवागमन बना रहे। इसके अलावा कार पार्किंग या मोटरसाइकिल पार्किंग बाहर के क्षेत्र में बना दिया गया है। इसमें वाहन पूरे नहीं आते, जिससे यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में पार्किंग को किसी सुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की गई है। ज्ञापन में शौचालय का निर्माण रेलवे स्टेशन सीमा से बाहर करवाने की भी मांग की गई है। हमारी यूनिट यात्री संघ की है, तो यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोग हरदम प्रयास करते रहते हैं। अभी हमारी एक यूनिट गठित हुई, सर्वसम्मति से हमने चुनाव करके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव वगैरह के सीट वगैरह सभी बनाए। उसमें आज हमारे चुनाव के बाद में पहला कदम यह था भी रेलवे स्टेशन को ज्ञापन दिया जाए। रेलवे स्टेशन पे हमने कुछ असुविधाएं देखी, उसके बारे में एसएस साहब को हमने ज्ञापन दिया। एसएस साहब और सीएमए साहब दोनों थे। फर्स्ट में 1 नंबर प्लेटफार्म जो है काफ़ी टाइम से ऊपर ऊंचा तो उठा लिया गया, लेकिन इसका जो छपरा है आज भी तस से मस वैसा का वैसा पड़ा है। यात्रियों को सुविधा होती है, इसमें पंखे भी कई जगह नहीं लगे हुए हैं, उसमें भी बहुत सुविधा होती है गर्मी के टाइम में। सेकेंड नंबर 1 नंबर प्लेटफार्म पे जो ये पुल चढ़ाया गया है, उसके संदर्भ में कहूँगा कि 1 नंबर प्लेटफार्म से हम 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफार्म पे जब ट्रेनें आती है, हम जाते हैं, तो उसमें सिटीजन, सुपर सिटीजन आदमी को या यात्री जो वृद्धजन हैं या माताएं बहनें जो भारी व्यवस्था में होते हैं, उनको चढ़ने उतरने में बड़ी भारी दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमने उनको एक सुझाव दिया है कि इस पर या तो एक्सीलेटर लगाया जाए या इसके अंदर लिफ्ट की व्यवस्था की जाए, जिससे यात्रियों को असुविधा ना हो। कुछ ज्ञापन ऐसे भी हैं कि भी सेकेंड विंडो उन्होंने खोल तो दिया, लेकिन वहाँ विंडो पे कोई काम नहीं है। क्यों नहीं इस पुल को गांधीनगर की ओर उतार दिया जाए और इधर बाजार की ओर उतार दिया जाए, जिससे अपने राजस्व मिलेगा और टिकटें वहाँ से बुकिंग होनी शुरू हो जाएगी।
और एक विशेष बात और कहूँगा कि 4 नंबर 5 प्लेटफार्म को अगर जल्दी बना देते हैं तो आने वाले समय में वॉशिंग लाइन बनने जा रही है, उसमें ट्रेनों का आवागमन में कोई तकलीफ नहीं होगी। सबसे लास्ट पॉइंट में हमारा यह था कि यात्री उतर के सर्कुलर एरिया में जाते हैं तो उनको क्या है, अभी समय का स्थिति ऐसी होती है, अभी स्टेशन पे जो बाथरूम बने हुए हैं उनको नज़र नहीं आते हैं, तो स्टेशन एरिया के बाहर कुछ सुलभ कॉम्प्लेक्स या मान लो यूरिन की व्यवस्था होनी चाहिए। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। जिले के सभी जिलेवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल बहुत ही मंगलमय हो और आपको बहुत तरक्की मिले। धन्यवाद। आने वाले नववर्ष पर आपके माध्यम से मैं सभी हनुमानगढ़ वासियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी खुश रहें, मंगल में रहें। आने वाला वर्ष सभी के लिए समृद्धिकारी हो, लाभकारी हो और आने वाले समय में हम जिस तरह से कोरोना का वो चल रहा है उसमें कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें और सभी स्वस्थ रहें। अंग्रेजी नववर्ष की पूरे इलाका वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नववर्ष है वो मंगलमय हो। और एक अपील करना चाहूँगा कि कोरोना की जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है कृपया उसको लगवा दें। सभी भारतवासियों, प्रदेशवासियों और शहरवासियों को विदित है कि नया साल 2023 जल्दी आने वाला है और आने वाले नव वर्ष की मैं सभी शहरवासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इसी बीच जैसा कि सभी को विदित है कि कोरोना ने वापस अपनी थोड़ी पहुंच बना ली है, तो इस कोरोना को हराने के लिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कह रहे हैं दूरी भी बनाओ और मास्क भी लगाओ, बचाव में ही बचाव है, तो मैं भी अपील करता हूं कि मोदी जी की इस भावनाओं को देखते हुए आप ये नया साल मनाएं और नए साल की खुशियों को अपार अपने संचित करें। धन्यवाद। जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण खरेजा। सन 2022 बीत गया है और 23 आने वाला है। मतलब 22 को अलविदा कहना है और 23 का हमें स्वागत करना है। कहते हैं कि घाव ठीक हो जाने से हादसे भूले नहीं जाते, लेकिन कई मामलों में इंसान की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। इंसान अपने जीवन में आई बड़ी से बड़ी विपदा, त्रासदी, घटना सब भूल जाता है। यदि हम अपने माइंड की मेमोरी का 3 साल पीछे का रिवर्स गेयर लगाएं तो हम पाएंगे कि एक महामारी हमें बड़ा सबक देकर गई थी। सबक ये कि जीवन को कैसे जीना है। हमें लगता है कि भागना दौड़ना ही जीवन है। बड़े से बड़ा इंसान बनना, बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता, बड़ी प्राप्ति से ही हम बड़े हो सकते हैं। मगर कोरोना महामारी ने बड़ा सबक देते हुए बताया कि नहीं, चलते रहने में नहीं, भागते रहने में नहीं, खूबसूरती ठहर जाने में भी है। उस त्रासदी में भागते हुए इंसान को एकदम रोक दिया। बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत सोचा करते थे, वे ये सोचा करते थे कि हमारा कोई स्थानीय नहीं है, हम धरती के भगवान हैं, वे सब भी कब्रों में बंद होकर रह गई। इतना ही नहीं, रिश्तों की बड़ी बेकदरी हुई, बड़ी बेगारी हुई। बेटों ने माताओं की, पिताओं को आग देने से इनकार कर दिया। जो लोग अपने आप को शहर का ताज समझा करते थे, शहर ने उनकी लाश को दफनाने के लिए 2 गज जमीन देने से भी इनकार कर दिया। इंसान से इंसान डरने लगा। कुदरत ने इंसान से कहा, बैठ, देख और सोच, जिन लोगों के लिए तू ये सब कर रहा है वो तो तुम्हें अंतिम समय देखने को भी तैयार नहीं है। ये था एक बहुत बड़ा सबक। कुछ लोगों ने इस सबक को याद रखा और उन्होंने अपने जीने का ढंग बदल लिया।
सोच बदल ली, मगर हम में से अधिकांश की याददाश्त बड़ी कमजोर निकली। हम सब पुनः भागाभाग की उस दौड़ में शामिल हो गए। खैर, अब जब नया वर्ष आ रहा है तो क्यों न हम इस बार नए साल पर एक नया प्रण लें, जिंदगी को जीने का ढंग बदलें, जिंदगी में जीने की तमन्ना पैदा करें। जिंदगी में कामयाब होने से ज्यादा जीने की तमन्ना जरूरी है। रिश्तों की कदर करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की जरूरत पर साथ खड़े हों। अब सवाल पैदा होता है कि यदि किसी का दुख देखकर हमारी आंखों में आंसू नहीं आते तो 3 साल पहले की त्रासदी से हमने कुछ नहीं सीखा। यदि अभी भी हमारे साथ बैठा व्यक्ति दुख महसूस कर रहा है तो अभी भी हमने कुछ नहीं सीखा। यदि अभी भी हमने सारी गिले भुलाकर, शिकायतें भुलाकर अपनों को गले नहीं लगाया तो हमने कुछ नहीं सीखा। यह वो समय है जब कुदरत ने हमें सबक दिया है कि हलचल में ही सब कुछ नहीं है, ठहर जाने में खूबसूरती है। जो खूबसूरती ठहराव में, बंधन में रुक जाने में है, वह भागम भाग में नहीं है। खैर, आओ 2022 को अलविदा कहें और 23 को खुशामदीद कहें। सन 2023 आ रहा है तो एक अच्छे इंसान, एक दयावान इंसान, एक सेवा भाई रिश्तों की कदर करने वाले इंसान बनकर हम उस वर्ष में एंटर करें। एक अच्छे समाज का सृजन करें, ऐसा समाज जिसमें हम एक दूसरे को यह ना सिखाएं कि एक दूसरे से बड़ा कैसे होना है, बल्कि एक दूसरे को ये सिखाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भावना, ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित कैसे होना है। अपने अहंकार, अपनी गलतफहमियों, अपने गुस्से को तिलांजलि दें, हर बुरी चीज को छोड़ दें। एक नए समाज की संरचना के बीच एक नए इंसान, एक नए ढंग के साथ नए साल का स्वागत करें। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लीजिए इसलिए प्रार्थना की इन पंक्तियों के साथ नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। नई खुंजा स्थित गुरुद्वारा दशमेश पिता से गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को नगर कीर्तन निकाला गया। जंक्शन की नई खुंजा स्थित गुरुद्वारा दशमेश पिता से दशम पिता कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार को नगर कीर्तन निकाला गया। इससे पहले गुरुद्वारा साहिब में क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की अरदास की गई। गुरुद्वारा सेवादारों की ओर से सहयोगकर्ताओं एवं पंज प्यारों का सरोपा बनाया गया। इसके बाद पंज प्यारों की अगुवाई में गुरुद्वारा साहिब से नगर कीर्तन रवाना हुआ। नगर कीर्तन शहर के जिस भी रास्ते से गुजरा, सर्व समाज के लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब से सजी पालकी साहिब के समक्ष शीश नवाया। नगर कीर्तन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों से सजी पालकी में
सुशोभित किया गया। गुरु के पंच प्यारे पालकी साहिब की अगुवाई करते हुए चल रहे थे। पीछे पीछे श्रद्धालु सतनाम श्री वाहिगुरु एवं गुरुवाणी का जाप करते हुए नगर कीर्तन के साथ चल रहे थे। जगह जगह पुष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह लंगर लगाए गए। नगर कीर्तन में शामिल रागी ढाडी जत्थों ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी वाणी में कहा था कि अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे, और जब आप अपने अंदर से अहंकार मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक शांति प्राप्त होगी। उनकी यह अनमोल वाणी आज भी लोगों को सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। गुरुद्वारा सेवादारों ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को गुरुद्वारा साहब में श्री अखंड पाठ के भोग के पश्चात समागम का आयोजन किया जाएगा। आज वार्ड नंबर 4 दशमेश पिता जी गुरुद्वारा साहब वालों 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म दिहाड़े ते नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ वार्ड नंबर 4 ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। एसएफआई ने आज टाउन स्थित जनशक्ति भवन में अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे, एसएफआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एसएफआई यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना 53वां दिवस टाउन स्थित जनशक्ति भवन में मनाया। इस मौके पर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एसएफआई के यश चिलाना ने बताया कि शुक्रवार को एसएफआई का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर एसएफआई से जुड़े कई स्टूडेंट उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इस मौके पर एसएफआई द्वारा ध्वजारोहण किया गया और शहीद भगत सिंह के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। आज 30 दिसंबर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का 53वां स्थापना दिवस जो कि टाउन के जनशक्ति भवन में एसएफआई तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा मनाया गया। इस मौके पर सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर एसएफआई का झंडे का जो ध्वजारोहण किया और उसके साथ ही जो शहीद भगत सिंह की राह पर चलने वाला संगठन एसएफआई उनके श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और तमाम मैं देखने वाले साथियों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि एसएफआई के आज 53 साल पूरे हो चुके हैं। एसएफआई के स्थापना दिवस के 53वें वर्ष की गांठ पर आपको सभी को शुभकामनाएं। एसएफआई वो संगठन है जो विद्यार्थियों की बात को लेकर विद्यार्थियों के लिए हमेशा संघर्ष करता है और विद्यार्थियों की आवाज को उठाता है। हर किसी भी विद्यार्थी के साथ किसी भी अन्याय हो सबसे पहले देखने वाला संगठन छात्र संगठन एसएफआई है जिसमें हम काम करते हैं। इसलिए आज इस मौके को हमने बहुत ही सभी छात्र छात्राओं ने मिलकर बहुत ही खुशी अंदाज में मनाया है। चक 45 एनजीसी स्थित खातेदारी भूमि में कास्ट करने से वंचित करने के आरोप लगा बेमियादी धरना लगाने वाले किसानों ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भाजपा नेता अमित शाह की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। ग्राम पंचायत सतीपुरा के चक 45 एनजीसी स्थित खातेदारी भूमि में कास्ट करने से वंचित करने के आरोप लगा जिला कलेक्ट्रेट के सामने बेमियादी धरना लगाने वाले किसानों ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर भाजपा नेता अमित शाह की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। प्रेस वार्ता में राजस्थान किसान सभा के राम कुमार चंदेल ने कहा कि पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित शाह की ओर से बिना तथ्यों के लोगों को गुमराह करने के लिए निराधार बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि गाँव सतीपुरा के किसान बूटा सिंह व उसके परिवार के 5 सदस्यों की जमीन चक 45 एनजीसी में है। पूर्व में इस जमीन की जगह पर मिट्टी के टीले थे। इन किसानों के खेतों में बने टीलों की मिट्टी भाजपा नेता अमित शाह ने उठवाकर अपने वेयर हाउस के गोदामों को बनाने के समय भर्ती के लिए उपयोग में ली थी। लेकिन आज अमित शाह की ओर से ही आरोप लगाया जा रहा है कि उनके वेयर हाउस के पड़ोसी किसानों की ओर से जमीन का अवैध खनन किया जा रहा है। अमित शाह की शिकायत पर ही किसानों को धारा 177 का नोटिस जारी किया गया, जबकि खनन विभाग की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उक्त जगह पर झाड़ियां आग खड़े हैं, मौके पर कोई खनन करता नहीं पाया गया, वहाँ छोटे छोटे गड्ढे हैं। पटवारी की रिपोर्ट में भी इसी बात का उल्लेख है। मीडिया कर्मियों ने जब 10 साल बाद इस मुद्दे को उठाने के बारे में पूछा तो राम कुमार चंदेल ने कहा कि यह सभी किसान आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन अब जब सक्षम हुए हैं तो वे अपनी कृषि भूमि को कराहा लगाकर समतल करने का कार्य करने लगे तो अमित शाह ने बार बार पुलिस भेजकर उन्हें काश्त करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में जब भी किसानों ने अपनी खेती में काश्त करने का प्रयास किया तो किसानों को उनके खेतों से पुलिस की मदद से खदेड़ दिया गया। किसानों के खिलाफ 177 की झूठी कार्रवाई करवा दी गई। उन्होंने मांग की कि 177 की कार्रवाई के साथ 12 फीट जगह छोड़कर काश्त करने के आदेश निरस्त किए जाएं ताकि पीड़ित किसान अपने खेत में काश्त कर सके। जो भी सौ मतलब परे परे गल कहते मेरा साडा कोई दोष नहीं, वो सारे कल जाके देख ही रहे हो तुसी। साडा मतलब बहुत नुकसान होया, 3 साल हो गए घरे बैठे हैं, साडा परिवार खरी किवें टाइम पास करता है। सानू न्याय दो, असीं आपदे घर नूं जाइए। ठीक है ना गल? ते जे इस तरीके नाल चलदा रहे ते एमएलए बनूं फिरदे मैं तां फिर होर तां मुश्किल ही कम खाना। मिल बन के काम तैयार हां असीं,
ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆ अपना, कोई मैटर नहीं पैसे का, वो गांव वालों ने उछाड़ा है जो इनके आदमी है। जो कि बीजेपी ਦੇ कार्यकर्ता आके ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜੀ ਰਾਜ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹੁਣ ਬੀਜਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਆਏ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੀਜੀਏ? ਕਣਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਜਾਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ है, ਤੁਸੀਂ देख के आए मौके से कल जाके। आदरणीय और संजीवनी, कहीं ऐसा ना हो कि आप पुत्र मोह के अंदर जिस तरीके से आपके पुत्र ने पहले आपकी नैया डुबोई थी और कहीं दूसरी बार आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति हम नहीं, आपके बेटे कर रहे हैं, वो आपकी नैया को डुबोने की बात कर रहे हैं। आप इन छोटे किसान हैं जिनकी 2-2 बीघे 4-4 बीघे ज़मीन है। इन काश्तकारों से हमारा निवेदन है, डॉक्टर राम प्रताप जी से, इनको इनकी ज़मीन, इनकी जो 12 फुट एसटीएम से आपने हस्तक्षेप से, हम सरेआम ये बात कहना चाहेंगे कि राजनीतिक प्रवाह से 12 फुट छोड़कर काश्त करने के आदेश उनके हस्तक्षेप से किए। इस आदेश को निरस्त करवाएं और इन किसानों को खिलाफ जो 177 की कार्रवाई की गई है उसको निरस्त करके इन किसानों को अपनी खेती करने दें। ये आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा और आप अपने पुत्र मोह के अंदर ना पड़े। अगर पुत्र मोह के अंदर पड़ेंगे, पूर्व की तरह से आपको खामियाना भुगतना पड़ेगा। ये हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।